सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम हुकूमत को ना एनआरओ देंगे, ना हम हुकूमत से कोई एनआरओ मांगते हैं। ये उस सारी करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए जो एनआरओ हुकूमत ने मांगा है, ये एनआरओ अभी भी कायमा कमेटी में एक दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि जो ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविजन के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। नैब का रोल नहीं होगा या ऑफेंस नहीं होगा अगर तो करप्शन 1 अरब रुपए से कम की है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एज अ ताजीर हटा दिया जाए, एज अ जुर्म हटा दिया जाए। पीपल्स पार्टी को NRO++ मिल जाता और PMLN को NRO+ मिल जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। सियासी मंजरनामे पर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे कि आपने देखा भी कल जिस तरह से अपोजिशन हुकूमत से NRO मांग रही है, शिबली फराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि NRO इस तरह मांगा जा रहा है कि नैब के इदारे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि हुकूमत हमसे NRO मांग रही है, ना हम NRO देंगे ना हम NRO लेंगे। ये सारी सूरत हाल है। जबकि एहसन इकबाल चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जितने भी सियासी केसेस बनाए गए हैं उनकी कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाए ताकि अवाम भी देखें कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। ज़्यादती हो रही है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। दूसरा, आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत जो नई हुकूमत है उसको अपनी टीम बनाने के लिए तकरीबन 2-2.5 महीने का वक्त मिलना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में होता है। फिर पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम ना तजुर्बाकार हैं, अब हमें परफॉर्म करके दिखाना है, डिलीवर करने का वक्त आ गया है। और पेंशन्स तक हमारे लिए पहाड़ बनी हुई हैं और लॉबी किसी किस्म की नहीं होगी। कहीं पर कोई ख़राबी हो मुझे अलग से बताए, कोई प्रेशर हो मुझे या काबीना के इजलास में बताया जाए, स्पेशली कि कोई तंग कर रहा है या फिर लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। फिर कोरोना की सूरत हाल भी है। इस सारी डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान कर चुके हैं इस वक्त सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का। और PTI से उस्मान सईद बसरा साहब भी हमारे साथ हैं और नून लीग से राना इरशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी उस्मान साहब, आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने ये बोला है कि तकरीबन 2-2.5 महीने का वक्त मिलना चाहिए टीम बनाने के लिए, और दूसरा तैयारी के साथ नई हुकूमत को आना चाहिए, और ना तजर्बेकारी की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, ब्रीफिंग मिलनी चाहिए। तो यानी कि कुछ अब उनको ये एहसास हुआ है कि उनकी तैयारी नहीं थी, कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई हैं हुकूमत में आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सहरी शेख तो बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं आपके सवाल पे आने से पहले ज़रा मैं जो अभी आपने एक मोन्टाज अपना चलाया और उसके अंदर बार बार जो अपोजिशन है वो कहती है जी हम तो NRO मांगते नहीं है, मैं थोड़ी सी ज़रा क्विकली तो मैं अभी NRO की बात नहीं करूंगी, मैं ना तजर्बेकारी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अपोजिशन यही शोर मचा रही है कि ये ना अहल है ना तजर्बेकारी है, जिसकी वजह से इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है, अवाम परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म भी आज ये बोल रहे हैं कि हुकूमत को तैयारी के साथ आना चाहिए था, नई हुकूमत को टीम बनाने का मौका मिलना चाहिए था। ना तजर्बेकारी का वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया है कि अब हम इसकी बात नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि ना तजर्बाकारी की, कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे सियासी सिनेरियो में पहली दफ़ा हुकूमत के अंदर आई। और जब आप कई नई जिम्मेदारी को संभालते हैं और नई जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए आपको एक टास्क ये दिया जाता है, तो ज़मीनी हक़ाइक़ से और जो सर्कमस्टांशियल प्रेशर्स हैं उनको गेज करते हुए आपको थोड़ा सा अरसा लगता है। लेकिन जो अपोजिशन वावेला करती है कि जी ये बड़ी हम ना तजर्बाकार हैं, चलें हम ना तजर्बाकार होंगे, सीख लिया, लेकिन हम चोर तो नहीं हैं, हम डाकू तो नहीं हैं,
आज वजीर आजम का समधी 84 कंपनियों पे तो नहीं बैठा हुआ, कमेटियों पे तो नहीं बैठा हुआ। आज वजीर आजम की बेटी, उसके बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस तो नहीं है। आज पाकिस्तान का वो एक नासूर जिसने आज़ादी से लेकर आज तक हमें जकड़ रखा था, यानी कि ख़ानदान जो हैं इशराफिया के और जो इक़्तिदार में बैठ जाते हैं, वो आके अपने बच्चों के लिए मुआशी फ़वायद और उनके लिए डाके डालते हैं। आज वजीर आजम ना तजर्बाकार हो सकते हैं इनकी नज़र के अंदर, लेकिन वजीर आजम चोर नहीं है, वजीर आजम डाकू नहीं है, वजीर आजम का नाम किसी पनामा में नहीं आ रहा। यानी कि ना तजर्बेकारी को आप लोग कन्फेस कर रहे हैं कि कुछ ना तजर्बेकारी थी, फैसले कुछ ठीक नहीं दिए गए। मैं कह रहा हूँ सहरिश देखिए मेरी, आप जरा मेरा लॉजिक कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ना तजर्बाकार हम हो सकते हैं इनकी नज़र के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आप बताइए कि जब हम आए इस मुल्क में इक़्तिदार के अंदर, ये मुल्क दिवालिया होने के करीब था। आज आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बुलंद तरीन 3 साल की सतह को छू रहे हैं। जब हम आए इस मुल्क का 20 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट था, मालियाती खसारा था। आज आपका मालियाती खसारा खत्म हो गया है, ये पाकिस्तान की डिक्शनरी से ये लफ्ज़ खत्म हो गए हैं। जब हम आए 40 अरब US डॉलर का तजारती खसारा था, आज वो कम हो के अल्हम्दुलिल्लाह 18 के करीब आ गया है। जब हम आए तो जो तरसीलात ज़र हैं वो आज के मुकाबले में 28% कम थी, आज 28% ऊपर। जब हम आए एक मुआशी गिरदाब में फंसे हुए थे। आज पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कारों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। सीमेंट पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे खड़ा हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम किया है और फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने उसका रिवाइव हुआ है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीजे मीर साहब, आप क्या समझ रहे हैं जो वज़ीर आज़म ने आज ये बात की है, जो अपोजिशन भी कहती है कि ना तजर्बाकारी इनकी है, जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, इन्होंने ठीक फैसले नहीं किए। वज़ीर आज़म का आज ये मौक़िफ़ सामने आया कि हुकूमत जो नहीं आए उसको तैयारी के साथ आना चाहिए और टीम बनाने के लिए टाइम मिलना चाहिए, और अब हम ना तजुर्बेकारी की बात नहीं कर सकते, हमें परफॉर्म करके दिखाना है। अब आप क्या समझते हैं, ये कन्फेस कर रहे हैं, क्या ये समझ रहे हैं, रियलाइज किया इन्होंने? देखिए जी, जो रियलाइजेशन होती है आप कह लो कि नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं। तो अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है तो बहुत अच्छी बात की है। हमारे मुल्क में ये रवायत है ही नहीं है, किसी ने बात की है आज तक इस पे? तो किसी ने नहीं बात की कि हाँ जी तैयारी करके आनी चाहिए। सारे लगे होते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर और कोई नहीं सोचता कि कौन शेडो होम मिनिस्टर है, कौन फॉरेन मिनिस्टर है, कौन क्या मिनिस्टर आएगा, ये कोई नहीं सोचता। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इसको हमें तनकीद नहीं लेना चाहिए, इसको हमें आप कह लो कि तनकीद बराए तामीर लेना चाहिए रादर देन जस्ट बीइंग क्रिटिकल फॉर इट। क्योंकि ये तो मैं तो बड़ी सालों से कह रहा हूँ कि भाई जो गवर्नमेंट जो भी आ रही है ये कम से कम एक शेडो गवर्नमेंट बनाए, लेकिन यह शेडो गवर्नमेंट का वो है ही नहीं है। वो अब ये ऑपोजिशन देखें, इंस्टेड के पूरी दुनिया लॉकडाउन में जा रही है, ये शोडाउन में जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि कितने लोग आज लंदन में मरे हैं, क्या आपका हिसाब नहीं है। द क्वेश्चन इज हम नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को नहीं देख रहे। दैट इज द मेजर क्वेश्चन। अब बात आती है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल, ये तो एक प्रेशर ग्रुप था जो एक पॉलिटिकल पार्टी बना बाय पॉपुलर पब्लिक डिमांड। Obviously, नून एंड पीपल्स पार्टी इनके अपने रिजर्वेशंस हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने हकाइक सामने है, रियलिटी सामने है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम है परपेचुअल सैरिश, परपेचुअल डिनाइल के ऊपर, हमें इस डिनाइल से बाहर निकलना है। वी डोंट हैव द टाइम। जहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं कि ठीक है रियलाइज़ किया है और अच्छी बात है, हम लोगों को इसको बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ लेना चाहिए। मुझे ये बताएगा कि जो वज़ीर आज़म ने आज ये काबीना के इजलास के हवाले से कहा है कि भाई जो फैसला यहाँ पर होगा वो इज्तिमाई हैसियत में होता है, किसी वज़ीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो मुझे बताए या फिर काबीना को बताए, हम फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं मेरिट पर करेंगे। 2.5 साल के बाद वाज़े तौर पर ये बात कहना, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। मैं समझता हूँ ये पुरानी गवर्नमेंट्स में हमने देखा है, पीपल्स पार्टी ले लो, नून ले लो, ये लोग निकलते थे बाहर और आप कह लो कि हवाई फाई अब चल रहे थे विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर प्राइम मिनिस्टर्स। आज इस प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, बड़ी तकड़ी बात की है कि ये मिनिस्टर्स आप ही जाके इधर के बयानात दे दें और उसके बाद जो आपके जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको एम्बेरस करे। सो आई थिंक अगेन दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कोई खराबी होगी, ओ जी इमरान खान ने कर दिया, और भाई इमरान खान ने नहीं किया। ये जो आपके जो लोग होते हैं, किसी गवर्नमेंट में आप ले लो, आज के भी ले लो, ये जो लोग इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं, ये आपका जो सिटिंग इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है उसको एम्बेरस करता है, उसकी गवर्नमेंट को एम्बेरस करता है। तो ये मैं समझता हूँ अगेन दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, और ही इज थिंकिंग फॉरवर्ड
which is a good thing for everybody. चलिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले के जो अदवार हैं उनमें हमने कभी इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देखे, या फिर नहीं ऐसी बातें सुनी कि भाई हमें तैयारी के साथ आना चाहिए था, यहाँ पर जो फैसला होगा वो इज्तिमाई हैसियत में होगा, लॉबी तंग करेगी, आपको इन्फॉर्म करना होगा, परेशान नहीं होना और मेरिट पर फैसले करेंगे। मुझे ये बताएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राना अरशद साहब, ये क्या मामला है आज ये जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि भाई जो सियासी केसेस हैं इनकी कार्रवाई बराह रास्त दिखानी होगी? थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा कि बड़े वो सीनियर लीडर हैं, अदालत में सवालात होते हैं, जरा होती है, सवालात जवाबात होते हैं, मतलब अब अदालती कार्रवाई कोई ऐसा ड्रामा या फिल्म की शूटिंग तो नहीं है कि जो बराह रास्त नशर की जाएगी, या फिर कोई अंदर ऐसा कोई मेंटल टॉर्चर के लिए बैठा होता है, कोई गन लेकर बैठा होता है कि भाई आपने ये बात नहीं कहनी, आपने इमरान खान की साइड लेनी है या आपने हुकूमत के हक में बात करनी है। कि नशर करने की बात बराह रास्त कुछ समझ नहीं आई मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बोर्ड टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप माशाल्लाह बड़ी फहम फ़ाहम रखती हैं। जो उस्मान बसा साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि उस्मान बसा साहब लिख ले, जरा पेंसिल उनके पास होगी, बड़े पढ़े लिखे हैं, मैं उनका हमेशा उनको दाद देता हूँ कि वो जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी वो हमने ऐलान किया था या न्याजी साहब का फरमान है? सहरिश, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं है क्या? इन्होंने बात शुरू कर दी है। मुझे आपने टोका था कि राना साहब इस तरफ भी आएंगे, जो वादे थे जो पूरे नहीं हुए या फिर जो मंशूर में चीजें शामिल थी या जो कुछ था उस पर आएंगे, लेकिन मैं जो भी एहसन इकबाल साहब की बात कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए, क्योंकि उन पर आज फर्द जुर्म भी आयद हुई है और उनकी तरफ से ये मुतालबा आया कि बराह रास्त नशर किया जाए। मैडम आपकी बातें सुनी है, आप मुझे बोलने का हक दे, मुझे सांस लेने का भी हक अता फरमाए। गुजारिश ये है, एहसन इकबाल साहब कौन है? वो पिछली गवर्नमेंट के दाखिला थे, वो मिनिस्टर प्लानिंग थे, और जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया वो स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल जो पिछली गवर्नमेंट का मंसूबा था, फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा था, तो कितनी करप्शन पकड़ी गई। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, ये नाहल लोगों का जो टोला जो कहता था कि हमारे पास 200 एक्सपर्टीज की टीम है, वो कहां गए? रस्तू खान जो असद उमर साहब कहते थे कि बिजली और गैस महंगी नहीं होती, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं 5.8 ग्रोथ रेट था इस पाकिस्तान का, और ये मुल्क आगे की तरफ जा रहा था, टाइगर एशियन बढ़ रहा था, तो इसको पिछले साल 1.9 पर कौन लेके आए? न्याजी साहब, और आप 0.5 पर कौन लेके गए हैं? न्याजी साहब। आपके पाकिस्तान के जो ये 15,000 अरब जो कर्जे ले चुके हैं वो न्याजी साहब की टीम खा गई है। वो यही कहते हैं ना, आप लोगों के कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए मैं फिर से कर्जे लेने पड़े, आप लोगों ने मुल्क को दिवालिया करके छोड़ा था, हम क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। खैर, मैं आपसे पीजे मीर साहब ये जानना चाहूंगी कि रिजनेबल बात है या फिर एक सियासी बयान है, क्योंकि मुझे तो कुछ इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। कोई प्रेशर ग्रुप थोड़ी बैठे होते हैं अदालतों में, सवालात जवाबात होते हैं, जरा होती है, या फिर कोई मेंटल टॉर्चर के लिए बैठा होता है इसको बराह रास्त नशर करना चाहिए। सब आपकी तरफ वापस आऊंगी, पीजे मीर साहब कहिएगा। जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कंटिन्यूटी पॉलिसीज पे नहीं चलते। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कोई 5-6 दिन पहले एक ब्रीफिंग पे गया था 90 शारा, तो चीफ मिनिस्टर जो आज हैं आजकल उस्मान बुज़दार, तो उनकी स्पीच के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो पिछली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे ये गवर्नमेंट आगे लेके गई है, पंजाब गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ें हमें चाहिए कि जो कि पहले नहीं होती थी। एक पार्टी आती थी दूसरी उड़ा देती थी, एक दूसरी आती थी तीसरी उड़ा देती थी। सो आपके सामने एक स्लो प्रोसेस है, बट इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस। यही वजह है कि हम एक बिल्कुल एक गलत बहस में उलझ जाते हैं। ऑपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने दोनों मिलके इस मुल्क को चलाना है, लेकिन ऑपोजिशन होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग, इसको रिस्पॉन्सिबली चलाना है, क्योंकि अगर ये कल गवर्नमेंट में आई तो इनके अगर हाथ में कुछ ना हुआ तो बिलीव मी, तो ये वही बात होगी जब मेरे ख्याल राना साहब होंगे उस वक्त जब ये नवाज शरीफ साहब ने उधर 2013 में मैनिफेस्टो दिया, तो जब हम बाहर निकल रहे थे आफ्टर द ब्रीफिंग, तो उनका मुझे तो समझ नहीं आ रही है, मैं पीपल्स पार्टी ये क्या छोड़ के जा रही है कि मैं हुकूमत लूँ ना लूँ, बड़ी सेंसिबल थिंकिंग उस वक्त। बट द क्वेश्चन इज कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे इस मुल्क के अंदर। प्लीज थिंक for the country, don't talk about political बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाह रही हूँ ये बराह रास्त नशर करने वाले मामले पर अदालती कार्रवाई को। नहीं देखें, हमने देखो, दैट मीन्स कि हम जजेस पे मिसट्रस्ट रख रहे हैं, डिस्ट्रस्ट रख रहे हैं।
जुडिशरी बड़ी, मैं समझता हूँ एक अहम ब्रांच होती है एक मुल्क की, एक और आप कह लो कि एक इदारा होता है जिसकी इज्जत सब करते हैं, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। लेकिन अगर आप उनको डिक्टेट करना शुरू कर दो कि आपने ये करना है वो करना है, तो दैट मीन्स कि जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज। लेट द जुडिशरी डिसाइड व्हाटएवर दे फील लाइक। लेकिन किसी को पुश करना, कजोल करना एंड सेइंग कि भाई ये इस तरह करो, इस तरह नहीं होता। अगर मैं एक लेट्स से एक्यूज्ड हूं, आई कांट जस्ट गो टू द जुडिशरी, नहीं जी आपने मेरा केस सुना लेकिन इसको पब्लिकली करो। इस तरह तो हर आदमी उठ के आ जाएगा। लेकिन साथ साथ जो अपोजिशन है उसका गिला है, वो कहती है जी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब इस ज्यादती को हम कैसे ओवरकम करें? आई थिंक ये दोनों अच्छा, ये ज्यादती की जो बात आपने की है मैं इस पर जवाब लूंगी उस्मान सईद बसरा साहब से। उस्मान साहब देखिए, ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि रेफरेंसेस तो बनते हैं फ़ौरन, लेकिन फैसले उस पर इतनी ताख़ीर का शिकार होते हैं, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, नैब अदालतों में जाके मामलात को साबित नहीं कर पाती है, फिर अपोजिशन को कहने का मौका मिलता है कि पकड़ पहले लेते हैं, गिरफ्तारी पहले होती, तफ्तीश बाद में होती है, ये सिर्फ हमसे इंतकाम ले रहे हैं। अच्छा सहरिश, ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे 1-2 मिनट इस पे बोलने दें ताकि सुनने वालों को समझ आए। आप मुझे बताइए कि अगर बिल फर्ज नैब किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है या होता रहा है और नैब के कवानीन में सुकम है, नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ये कह रहे हैं हो रहा है या उसके कवानीन ठीक नहीं है, तो सबसे पहला सवाल ये है, ये 3 दफ़ा नून लीग वज़ीर आज़म रही हैं, ये पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा मुल्क की ऐनान हुकूमत चलाती रही है, इन्होंने आज तक नैब के कवानीन को सही क्यों नहीं किया? सवाल यह है कि पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलने के ये जो जोसेफ गोएबल्स हैं सारे के सारे, ये बताएं कि आज 2.5 साल के अंदर इनको नैब याद आ गई, जब नैब ने अपना सही मानों में आईनी और कानूनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल किया है। आज ये कह रहे हैं जी कि नैब जो है वो सही काम नहीं कर रही। शाद खकान अब्बासी रोज कहते हैं पाकिस्तान नहीं चल सकता नैब के साथ। भाई जब आप वजीर आजम थे तो कवानीन में तरमीम कर लेते, खत्म नबूवत में कानून में तरमीम नून लीग ने रातों रात करवा ली, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और पार्टी ओहदे के लिए रातों रात इन्होंने अहल करवा लिया, लेकिन नैब के किसी कानून को छेड़ा नहीं है, नैब के किसी कानून में तरमीम नहीं की है। जब इनके पास 2/3 अक्सरियत थी तब ये सैफुर रहमान वाला नैब लेके आए थे, उसी नैब के कि ठीक है हम लोगों से ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिफॉर्म्स की बातें जो आप लोग भी करते आए हैं, जाहिर सी बात है नून लीग वाले। मैं राना साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आप लोगों ने खुद ही चेयरमैन को सिलेक्ट किया, केसेस आप लोगों के अपने दौर में बने हुए हैं, इस नए दौर में कोई नया केस नहीं बना, लेकिन फिर आप उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगाते हो कि वज़ीर आज़म का भी जो लेटेस्ट इंटरव्यू था उसमें बार बार वो ये कह रहे थे कि भाई केसेस मैंने नहीं बनाए और मैं क्यों नैब के इदारे को मतलब इस्तेमाल करूँगा या फिर वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। जाहिर सी बात है वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। जी प्लीज, अब मैं गुजारिश करूंगा मुझे 2 मिनट दो दे दे। गुजारिश ये है, अगर हमारे दौर में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नैब ऑफिस बुलाया जाता था, FIA कॉल कर लेते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो आज क्या खुदा ना खास्ता 1973 का कानून है या खत्म हो गया है कि आज हेलीकॉप्टर का केस है न्यायिक साहब पर कोई नहीं पूछता, आज मालम जब का केस परवेज खटक पर है कोई नहीं पूछता, फिर खुसरू बख्तियार पर राइफल तैयार हुआ, मुल्तान नैब ने तैयार कर लिया, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई तो इन्वेस्टिगेशन तब्दील हो गई, फिर बाबर वार्ड पर नदी पावर प्रोजेक्ट का मंसूबा था, उसको माशाल्लाह ड्राई क्लीन हमाम में बनाकर मैं समझता हूं कि एक नॉन इलेक्टेड आदमी को पार्लियामानी अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया गया है। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो बिलियन ट्रीज जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा उसको ही सुन ले। उन्होंने फरमाया कि कहां पे हैं बिलियन ट्रीज। अच्छा, यहीं पर आप रुकिएगा राना अरशद साहब, यहीं पर रुकिएगा, यहीं पर रुकिएगा। पीजे मीर साहब, यही सवालात जब वज़ीर आज़म से किए गए तो उन्होंने बोला कि मेरा इख्तियार ये है कि मैं ये हिदायत दूं कि आप तहकीकात करें, शफाफ होने चाहिए और मैं बिल्कुल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये बताऊं कि इसकी गलती है, इसकी गलती नहीं है। वो हुआ, जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, खुसरो बख्तियार का नाम आया, उन्होंने बोला बिल्कुल, लेकिन ये काम नैब का है कि वो FIA कह के उन्हें पकड़े या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मेरा काम नहीं है ना, मैं उन्हें कह सकता हूं। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं। 1 मिनट राना साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। पीजे मीर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ अगेन आपने एक बड़ा एक अहम सवाल इस वक्त उठाया है। हमारे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ सब मौजूद है, लेकिन
यहाँ 3-4 लोग जो हैं वो एक तो है उज़मा है, एक आलिया है और एक महफूज है। आप ये 3 ये जो शख्सियात है ना, इनको निकाल दें, वो फैसला आता है, फैसला महफूज हो गया। और भाई क्यों महफूज हो गया, सुनाओ एंड गेट ऑन विद इट। क्योंकि ये एक गलत और आप कह लो मिसलीडिंग डिबेट हमारे टेलीविजन पे चली जाती है। फिर उसके बाद हम कहते हैं जी हाँ जी इसकी इज्जत करो उज़मा की और आलिया की। और भाई उज़मा और आलिया को तो हम डिक्टेट कर रहे हैं, तुम ये करो वो करो फलाना करो। तो ये मैं समझता हूँ इस सिंड्रोम से हमें बाहर आना है। अगर आपके पास अगर कोई भी आप सारिश ये दोनों मेरे भाई सुन रहे हैं, कोई बंदा है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सर्कल्स में कोई भी, वो क्या होता है कि किसी के ऊपर कोई केस होता है या चार्ज होता है, वो फट कोर्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश शुरू हो जाती है। हम अपने इदारों को खुद गिरा रहे हैं। देखो आप जाओ, जो मर्जी अक्यूज्ड हो, अक्यूज जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल वो गिल्टी होता है, वो अक्यूज्ड है, वो अपना केस वहां प्रेजेंट करे। अब क्या हो रहा है, हर बंदा गवर्नमेंट से ले लो, अपोजिशन से ले लो, कहीं से वो जाके टीवी के आगे खड़े हो जाते हैं। और भाई टीवी पे बिल्कुल ऐसी चीज बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। आप कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, आप बिल्कुल कोर्ट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। एंड दिस इज नॉट व्हाट इज नीडेड इन दिस कंट्री। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। वक्त की चूंकि किल्लत है, वरना मैं तो अभी JUI में जो अभी टूट फूट शुरू हो गई है, मैं उस पर बात करना चाह रही थी। क्योंकि लाहौर के जलसे के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि अब इनको खुद नुकसान होना है जो कुछ भी आगे करने जाएंगे। तो जो मौलाना शेरानी साहब और फिर उनकी हिमायत में 2 और आ गए हैं। मैं सारे मामले पर बात करना चाह रही थी, लेकिन वक्त चूंकि कम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी PJ मीर साहब, राना अरशद साहब और उस्मान सईद बसरा साहब। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसकी दूसरी लहर काफ़ी शदीद है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया में सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई है। वहाँ पर और शक्ल में कोरोना वायरस अब फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने एयरलाइंस को मना कर दिया है कि बरतानिया नहीं जाना। पाकिस्तान में भी कुछ सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं बरतानिया के हवाले से। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त रीजनल डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन मैनचेस्टर सलमान शाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि ये फैल चुका है वहाँ पर कोरोना वायरस, और दूसरी शक्ल है इसकी। थोड़ा सा बताएंगे इस दूसरी शक्ल के हवाले से और सूरत हाल वहाँ पर क्या है? वायरस में देखिए म्यूटेशन जो है वो कॉमन है। सितंबर में सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि वायरस अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, और लंदन में कुछ केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, और नवंबर में इन केसेस की तादाद बढ़ के 25% हो गई थी। और मिड ऑफ दिसंबर में लंदन में जितने भी कोविड केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें तकरीबन 66 to 70% केसेस जो हैं वो इस नए वेरिएंट के हैं, जिसको हम VUI यानी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं 2020-21/1। यानी आप ये समझें कि इसकी शक्ल चेंज हुई है, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। और यही बेसिकली कंसर्निंग बात थी हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए। इसी की वजह से तेज़ी से एक्शन लिया गया है, जो यहाँ UK गवर्नमेंट ने लिया है, और बाकी कंट्रीज़ ने भी अपने तौर पे जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाई हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ SOPs भी चेंज किए गए हैं या फिर वही सूरत हाल और लॉकडाउन है? देखें, लॉकडाउन इसका जो आइडियल मेथड है, मैंने पहले भी अपने कई जितनी भी मेरी बात हुई है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, वायरस के देखें टेक्निकली कोई इलाज नहीं है। वायरस बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि फैलता है, और उसको बेसिकली आप कोप अप कर सकते हैं या तो वैक्सीनेशन के थ्रू या बेसिकली सेफ्टी मेजर्स के थ्रू, जो कि WHO ने हम पिछले पूरे साल हमने उसको फॉलो किया है, और हम हमेशा और ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, डिस्टेंस रखना है, आइसोलेशन रखनी है। इसीलिए मुख्तलिफ रीजन्स में UK के मुख्तलिफ टियर लॉकडाउन सिस्टम आइडेंटिफाई किया गया है, और लंदन इस वक्त टियर 4 लॉकडाउन के अंदर है। अच्छा, ये भी बताएगा सलमान साहब कि ये जो दूसरी शक्ल इख्तियार की है इस वायरस ने, इस बात भी वही है या फिर कुछ मुख्तलिफ है? देखें, इसमें ये अभी आइडेंटिफाई किया गया है कि ये वायरस जो है इसने जो अपनी शक्ल चेंज की है, इसकी वजह से ये इंसानी सेल्स में यानी ह्यूमन सेल्स में ज़्यादा इजीली पेनिट्रेट कर पा रहा है। और ज़ाहिर बात है, जब जितना इजीली पेनिट्रेट करेगा उतने ज़्यादा तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करेगा,
तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये ज़्यादा वायरस का लोड किसी भी एक पेशेंट के अंदर क्रिएट करता है, और जब आपकी बॉडी में तादाद ज़्यादा होगी तो डिजीज की सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं है। साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यही बोला है कि अभी हम समझते हैं कि ये सिर्फ तेजी से फैल रहा है, लेकिन सीवियरिटी नहीं कॉज कर रहा, और ये उतना डेडली वायरस नहीं है। और जो वैक्सीनेशन हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है ये इसके ऊपर स्टिल फंक्शनल है, और वैक्सीन इसके ऊपर काम करेगी। अच्छा, थोड़ा सा जाहिर सी बात, डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के, थोड़ा सा वैक्सीनेशन के हवाले से भी हमें बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस स्टेज पर है और कब तक इजीली ये अब अवेल होगी सबके लिए? देखिए, फाइजर की वैक्सीन हमने स्टार्ट तो कर दी थी, और तकरीबन अब हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं। हमने अपने रीजन के अंदर तकरीबन 2000 प्लस जो एल्डरली हमारी पॉपुलेशन है उसको इनोकुलेट कर दिया है। पूरे नेशन वाइड तकरीबन 3 लाख से ऊपर लोग जो है इनोकुलेट हो चुके हैं, और कोई साइड इफेक्ट अभी फिलहाल इसका देखा नहीं गया जो कि हमारी नॉलेज के अंदर आया हो। अब वैक्सीनेशन का सिलसिला ये है कि ये 2 डोजेस के ऊपर मुश्तमिल है। एक डोज आपको लगेगी और उसके 3 हफ्ते बाद आपको दूसरी डोज लगनी है, और उसके 1 हफ्ते बाद आप जो है वो प्रोटेक्टेड कंसीडर किए जाएंगे या इम्यून होंगे। तो तकरीबन पूरा 4 हफ्ते का एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये चीज़ अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है कि आप स्टिल उस वायरस को कैरी करके किसी ऐसे शख्स को पास ऑन कर सकते हैं जिसको जैब नहीं लगी है। तो हमने स्टेज वाइज अभी शुरू किया है। हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से और एल्डरली पीपल से हमने उनको इनोकुलेट करना शुरू किया है। मी माई सेल्फ आई हैड द वैक्सीनेशन, लास्ट वीक मुझे वैक्सीनेशन लगी, 1 हफ्ता हो चुका है। आई हैड नो सिम्टम्स, नो साइड इफेक्ट्स, और काफ़ी वेल टॉलरेटेड वैक्सीनेशन है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। सलमान साहब, आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें पीएमए से डॉक्टर कैसर सज्जाद भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहिएगा, पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। सर फहरिस्त जो शहर है उनमें हैदराबाद है, कराची है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इस वक्त? हाँ जी, बहुत शुक्रिया शहरिश। बात सारी ये है कि देखें, हमें तो डे 1 से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए, कोविड-19 जो है ये हमारे मुल्क के अंदर जो अवाम है वो उनका जो बहुत मुख्तलिफ है। वो एक तो मानते नहीं है कि कोरोना वायरस भी कोई चीज़ है, और जिस हिसाब से ये फैल रहा है, और ख़ासकर ये जो दूसरी वेव्स है ये इतनी डेंजरस है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब तक 154 डॉक्टर हमारे इंतकाल कर चुके हैं, और इस वक्त जो डॉक्टर्स इंतकाल कर रहे हैं या जो लोग इंतकाल कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता जीते हैं इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद, और वो अचानक इंतकाल कर जाते हैं। बताने का मेरा मकसद है ये है कि ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव और इतना ज़्यादा वायरस है कि ये जानलेवा साबित हो रहा है। और इन तमाम वायरसों का एक ही इलाज है कि एहतियात है, और एहतियात का जो हम बार बार एक लफ्ज यूज करते हैं एसओपीज, और एसओपीज को कहीं पर भी हमने देखा है फॉलो नहीं किया जा रहा, कहीं पर भी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और ना ही ईरान जो है इसको फॉलो करवाने पे कामयाब हो पा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में देखा गया है कि इतना ज्यादा डिटरेंस है, इवन के सऊदी अरब में 15,000 दरहम फाइन किया जाता है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आप देखें तो वहाँ पर इतनी सख्ती है और इतना ज़्यादा एसओपीज को फॉलो कराया जाता है कि लोग मजबूर होते हैं फॉलो करने पे। एक तो समझदार लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कहीं पर भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ हुकूमत नाकाम है अपने अवाम की जान और माल में। शादी ब्याह हो, रेस्टोरेंट्स हो, मार्केट में चले जाएं, आपको रोड पे गाड़ी लेके चले जाएं, कहीं पर भी आपको मास्क डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो सूरत हाल अभी आप बता रहे हैं बहुत खतरनाक सूरत हाल है, किस तरह की पॉलिसीज की जरूरत है, किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए? क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों में कुछ जिले कुछ इलाके सील किए जा रहे हैं। आपके ख्याल में एक प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें, लॉकडाउन अगर आप करते हैं किसी एरिया को तो उस एरिया को कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। वो एरिया कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होता है, वहां से उस लॉकडाउन के एरिया से लोग बाहर जाते हैं, अपनी नौकरियों पे जाते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं। सिमिलरली बाहर से लोग अंदर आते हैं और अपना काम करते रहते हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि एक सख्ती
वाला एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं पूरे पाकिस्तान में। आने वाला दिन जो अभी क्रिसमस जो हम मनाते हैं, कराची में खासकर तमाम के तमाम लोग जो है वो सी व्यू की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल, इसको रोकने की जरूरत है। ये आने वाला वक्त में बार बार ये बता रहा हूँ कि ये न्यू ईयर मनाने में बहुत सारे लोग होंगे। ये जलसे जुलूस को तो आप रोक नहीं पाए हैं, खुदारा इन जगहों इन को चीज हुजूम बिल्कुल को आप रोका ठीक जाए। कह रहे हैं। यहाँ पर वरना दफा बहुत 144 ज्यादा, नाफिज करनी चाहिए, प्रॉब्लम मुकम्मल है, तौर पर हमारी पाबंदी आवाम लगानी फंस सकती चाहिए, है। वरना ये बीमारी बहुत खतरनाक हद तक फैलती जा रही है। सलमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल है, जो कि हमने देखा कि सबसे पहले बरतानिया में इसको नोटिस किया गया है, इसकी वजह क्या है? मतलब और इसके अलावा किसी मुल्क में हमने नहीं सुना कि इसने दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली है और अभी तेजी के साथ फैल रहा है। सिर्फ बरतानिया में ऐसा क्यों हुआ? आप इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, म्यूटेशन दुनिया में कहीं भी हो सकती है। एक वेरिएशन जो है वो साउथ अफ्रीका में भी वेरिएंट देखा गया है, और ये जो करंट वेरिएंट या ये म्यूटेशन है, ये कुछ केसेस हमने कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी देखे हैं। नेदरलैंड है, में डेनमार्क या बेल्जियम में भी कुछ केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, एज पर माय नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने लिटरेचर देखा है। वायरस की देखिए म्यूटेशन कॉमन प्रोसेस है, लेकिन आप ये कह लें कि सितंबर में हमने इंसिडेंटली इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे एक रिसर्च का मैकेनिज्म है यूरोपियन कंट्रीज में, तो हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि पीसीआर स्टडी के अंदर की जो वायरस हमने इसका जीन देखा है, क्या वो चेंज तो नहीं हो रहा। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतनी तेजी से चेंज हो जाएगा। और हमारे लिए कंसर्निंग बात ये है कि जो नॉर्मल वायरस जिससे अभी हम फाइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नया वेरिएंट इसको तेजी से रिप्लेस करता जा रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि अगर लंदन में 100 केसेस हैं तो 70 केसेस नए वायरस की शक्ल के हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों में नया जैसा कि जब ये वायरस आया था, कुछ ऐसी थेरीज भी, कुछ ऐसी बातें भी हुई थी कि शायद ये वेदर, जो ये क्लाइमेट है, ये भी इसमें काफ़ी मतलब इसका किरदार है। जब ठंडा मौसम होगा तो ये तेज़ी के साथ फैलेगा, तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया सर्दियों में ये बढ़ सकता है। ऐसा कुछ है? देखिए, सर्दियों में आमतौर पे लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं या करीब करीब रहते हैं, बाहर इतना निकलना नहीं होता। और यहाँ पे इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में बहुत क्लोज घर छोटे होते हैं, तो नेचुरली थोड़ा सा मैं आपको डॉक्टर साहब रोकूंगी। कोरोना वायरस की संजीदगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और कुछ मैं वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको कब तक ये इसकी अवेलेबिलिटी मिल सकेगी, इस पर बात करते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि अभी आपने ब्रेक से पहले सुना, डॉक्टर कैसर सजाद ने बताया कि तकरीबन 154 के करीब आई थिंक सो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि इस वायरस का शिकार हुए और अपनी ज़िंदगी की बाजी वो हार गए। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल, और ये मज़ीद तेज़ी के साथ वायरस फैल रहा है, और इसमें अवाम का भी कसूर है। कोई भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहा, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। SOPs के रुकमरान भी इसमें सीरियस नहीं है। आपने अक्सर देखा है कहीं पर मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर जल्द से जुलूस बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाए जाते, बस एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के तौर पर, यहाँ तो बाजू में लटकाया जाता है, यहाँ पर जेब में रखा जाता है, लगाया नहीं जाता। मैं आपसे कैसे साहब ये जानना चाह रही हूँ कि जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से आप लोगों को क्या बताया गया है, कब तक आप लोगों को मैसर होगी? क्योंकि यही कहा गया कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी या फिर बुजुर्ग अफराद को। देखिए, जहां तक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि लोगों को अभी इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी 2021 के एंड तक ही आएगा। हेल्थ केयर वर्कर को शायद ये 4-5 महीने में अवेलेबल हो जाएगा। वो वैक्सीन जो कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से जो अभी ट्रायल हो रहा है, और वो तकरीबन जो है वो 18,000 वॉलंटियर्स के ट्रायल हो रहे हैं, 16,000 हो चुके हैं। दिसंबर तक ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद कुछ और इनके ट्रायल्स होंगे, जिसके बाद ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा। और ऐसे लोगों को जो कि ओल्ड एज हैं और उनको शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियां हैं, तो उनको ये पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद फिर ये, तो उस तक आते आते पॉइंट ये है कि जब तक वैक्सीन आएगा तो खुदारा अपनी जान को खतरे में ना डालें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है। और एक मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके तवज्जो से तमाम हमारे लीडरान हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुक्मरान हो, खुदारा
ये वक्त है जो बहुत ही खतरनाक टाइम आ रहा है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिल के बैठें और बिल्कुल अपने आप ठीक फरमा रहे कोरोना हैं, के वायरस से बचाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सलमान शाहिद साहब, थोड़ा सा मुझे बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है वैक्सीनेशन के हवाले से, कि कोई खुशखबरी कुछ सोचा कि उनके जाहिर सी बात है बरतानिया में तो काफ़ी आगे हैं वो रिसर्च को लेकर और चीज़ों को ऑब्जर्व करने के हवाले से, तो क्या सोचा जा रहा है कि वैक्सीनेशन बनना आना हर शहरी तक इजीली अवेल होना कब तक काबू पा लिया जाएगा? कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं या फिर अभी बस एक इनिशियली चल रही हैं चीज़ें? नहीं, मैं देखें डॉक्टर कैसर की बात को एग्री करता हूँ। पहले तो मैं बोलूँ कि देखें सारा लीडरशिप का खेल है। हमारे यहाँ जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है, 3 बड़ी कंपनीज जो कि प्रोडक्शन करेंगी, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर, हम इनसे पहले ही प्री बुक कर चुके हैं वैक्सीनेशन। और हमें जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, हम मार्च के एंड तक और अप्रैल के फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में होपफुली इंशाल्लाह पूरी पॉपुलेशन को इनोकुलेट कर देंगे यूके में। ये हमारी इंटेंशन है और पूरा फोकस हेल्थ डिपार्टमेंट का इसी की तरफ है। ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो मैं अगेन आप ही की तरफ से ये भी कहना चाहूंगा कि देखें स्ट्रैटेजीज और लीडरशिप को आगे आना जरूरी है। अब ऐसे मौकों के ऊपर आपको जो फोकस होना चाहिए उस फोकस को आप छोड़ के अगर आप दूसरी चीज पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली अवाम इस सिलसिले में सफर करते हैं। पर्टिकुलरली मैं हेल्थ जो हमारे केयर प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने इतना टाइम लगाया है पाकिस्तान में, उनको भी बेसिकली इस सिलसिले में आगे आना चाहिए और मेन स्ट्रीम में आके बात करनी चाहिए। मेरी सजेशन ये होगी कि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, जिस तरह से डॉक्टर फैसल देखते हैं वहाँ पे, वो बेसिकली ओपनली आके डिस्कस करें और आई थिंक जो की इंडिविजुअल्स हैं जो कि हेल्थ सेक्टर में, उनसे बात करके इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर कैसर सजाद, बहुत शुक्रिया। और यही कहा जा रहा है कि खुदारा अपनी ज़िंदगी को खुद बचाएं, अपना खुद ख्याल रखें, मास्क लगाएं, मास्क पहन के रखें और बार बार हाथों को धोएं और किसी भी गैदरिंग में जाने से प्लीज़ इज्तनाब करें। अपने प्यारों के लिए प्लीज़ ये कुर्बानी दें और कोशिश करें कि लिमिटेड रहें और घर में रहें ताकि ये बीमारी इस तरह ना फैले जिस तरह फैल रही है और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। और मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से आज फिर ये अपील करना चाहूँगी कि चेयरमैन पेमरा की जो तैनाती है उसको लेकर मुल्क भर में पेमरा दफातर के बाहर एहतजाज हो रहा है। गैर कानूनी ये तैनाती है और मेरिट के ख़िलाफ़ ये तैनाती की गई है और गैर कानूनी इक़दाम वो कर रहे हैं। खुदारा उनको उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी काबिल शख्स को जो कि मेरिट पर पूरा उतरता हो उसको वहाँ पर लगाया जाए, वरना ये एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।